करने वाले हैं बायोगैस प्लांट की। बायोगैस प्रोडक्शन में लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, कैसे उनको गैस बनाने के लिए हम यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम बायोगैस प्लांट में यूज करने वाले हैं। इंडिया के अंदर में जो गांव में बनता है बायोगैस प्लांट, उसका एक स्पेशल नाम है गोबर गैस प्लांट। अब गोबर गैस प्लांट उनको क्यों बुलाते हैं, क्या है बायोगैस का बेसिक प्रिंसिपल, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे कवर करनी है। तो पहले हम बात करते हैं, टॉपिक का नाम है हमारे बायोगैस प्लांट। इंडिया के गांव में इसी प्लांट को गोबर गैस प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैटल्स का डंग या फिर गोबर इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो हमें कवर करना है कि बायोगैस खुद होती क्या है। भाई, बायोगैस एक इन्फ्लेमेबल मिक्सचर ऑफ गैस है। इन्फ्लेमेबल मतलब जिसको जलाया जा सकता है, मिक्सचर ऑफ गैस। अब इस इन्फ्लेमेबल मिक्सचर ऑफ गैस का मतलब है कि इसको हम जला सकते हैं तो इसको फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। खाना बनाने के लिए गांव में आप फ्यूल की फॉर्म में यूज कर सकते हो इसको जला के। लाइटनिंग के लिए यूज कर सकते हो, गांव में जब लाइटनिंग नहीं रहती तो लाइट या फिर लैंप की तरह इसको यूज किया जा सकता है, इसकी आग को, रोशनी को। अब ये जो इन्फ्लेमेबल मिक्सचर ऑफ गैस है, ये प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया की ग्रोथ की मदद से, विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से इस मिक्सचर ऑफ गैस को प्रोड्यूस किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है बायोगैस। बायो मतलब लिविंग। अब इस गैस में ऐसा क्या कॉम्पोजिशन होता है जो वो इन्फ्लेमेबल होती है। ये गैस मिक्सचर ऑफ गैस है और बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है, तो आपने समझ लिया। लेकिन अगर इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो बायोगैस का जो कॉम्पोजिशन होता है उसमें सबसे मैक्सिमम परसेंटेज मीथेन का होता है। मीथेन CH4, जो कि एक इन्फ्लेमेबल गैस खुद ही है, तो सबसे मैक्सिमम परसेंटेज यहाँ पे मीथेन का होता है। मीथेन के अलावा और भी गैसेस होती हैं, जैसे कि CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन। ये सारी मेजर गैसेस हैं, लेकिन उसमें भी मीथेन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पता होगा हाइड्रोजन भी इन्फ्लेमेबल है। तो हम इन सारी चीजों की वजह से ये एक इन्फ्लेमेबल मिक्सचर ऑफ गैस बनता है। अब इस इन्फ्लेमेबल मिक्सचर ऑफ गैस को बनाने के लिए बैक्टीरिया को रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। भाई, अगर हमें बैक्टीरिया को फर्मेंटेशन करवाना है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करवाना है, तो बैक्टीरिया को किसी चीज पर ग्रो करना पड़ेगा। तो हम बैक्टीरिया को रॉ मटेरियल की फॉर्म में शुगर सोर्स देते हैं। जो रॉ मटेरियल बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए लगता है ताकि वो बायोगैस बना पाए, वो रॉ मटेरियल कैसा होना चाहिए? शुगर रिच, कार्बोहाइड्रेट रिच, ऐसा सोर्स जिसके अंदर भर भर के कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। इस कार्बोहाइड्रेट पे हम बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे, और वो भी एनारोबिक कंडीशन में ग्रो कराएंगे। बैक्टीरिया ग्रो करने के बाद में फर्मेंटेशन करेगा, और फर्मेंटेशन के रिजल्ट की वजह से बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस करेगा, जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, H2 रहेंगी, और इसी मिक्सचर को हम बोलेंगे बायोगैस। अब ये जो शुगर रिच मटेरियल है, ये कहां से आता है? ये शुगर रिच मटेरियल कहीं से भी आ सकता है। जनरली हम किसी वेस्ट मटेरियल को, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को इस रॉ मटेरियल की फॉर्म में या फिर शुगर रिच मटेरियल की फॉर्म में यूज करते हैं। अब ये ऑर्गेनिक वेस्ट आता कहां से? ये ऑर्गेनिक वेस्ट कई सोर्सेस से आ सकता है। मान लो ये एग्रीकल्चरल वेस्ट है। अगर हम गांव की बात करें, जहां पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, तो एग्रीकल्चर खत्म होने के बाद में, क्रॉप यील्ड के बाद में, जो बचे हुए प्लांट के हिस्से होते हैं उनको बोलते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट। तो इन एग्रीकल्चरल वेस्ट को भी हम बायोगैस प्लांट में एज अ रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का वेस्ट था, अगर आपको याद हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जब हमने पढ़ा था, तो उसमें सेकेंडरी स्लज के अंदर में बैक्टीरियल और फंगल फ्लॉक्स प्रेजेंट थे, मतलब ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था। तो उस ऑर्गेनिक मैटर को भी तो हम यहाँ पे एज अ रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं, ताकि बायोगैस बनाई जा सके, है ना। और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे। इंडस्ट्रियल वेस्ट कोई ऐसी इंडस्ट्री जो प्लांट प्रोडक्ट बेस्ड हो, कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर में प्लांट बेस्ड मटेरियल का सामान बनाया जाता हो, तो उसका जो वेस्ट निकलने वाला है, उसको भी बायोगैस प्लांट में एज अ रॉ मटेरियल, शुगर सोर्स यूज किया जा सकता है। तो बायोगैस प्लांट के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कई जगहों से आ सकता है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है बायोगैस का। अब अगर बायोगैस की बात करें, तो बायोगैस
इंडिया के अंदर में जो गांव में इंडिया में बायोगैस प्लांट बनाया जाता है उसको एक स्पेशल नाम मिलता है जिसका नाम है गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट। अब इसको गोबर गैस प्लांट स्पेसिफिकली क्यों बोलते हैं? इन इंडियन विलेजेस, जो इंडिया के गांव में बनता है बायोगैस प्लांट, उसका ये स्पेशल नाम दिया जाता है क्योंकि इंडिया के विलेजेस में दो चीजें ऑर्गेनिक वेस्ट की फॉर्म में बनती हैं। पहला तो एग्रीकल्चरल वेस्ट, भाई एग्रीकल्चर होता है, खेती होती है, तो एग्रीकल्चरल जो वेस्ट बचेगा वो भी तो ऑर्गेनिक वेस्ट है। लेकिन उसके साथ में जो कैटल डंग बनता है, कैटल डंग, गाय भैंसों का गोबर, जिसको हम हिंदी में गोबर ही बुलाते हैं, तो वो भी तो ऑर्गेनिक वेस्ट है। गोबर भी बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। आपको पता भी होगा कि गोबर के उपले बनाए जाते हैं जिसको हम डायरेक्टली भी जला सकते हैं। लेकिन अगर हम गोबर को गोबर गैस प्लांट या बायोगैस प्लांट में फर्मेंट करेंगे तो डायरेक्टली हमें एक ऐसी गैस मिलेगी जिसको हम डायरेक्ट जला सकते हैं, जिससे धुआं भी कम होगा। तो ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है कैटल डंग को यूज करने का, ताकि हम फ्यूल बना सकें, बायोगैस बना सकें। अब इस गोबर गैस प्लांट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं और इसको कैसे यूज किया जाता है वो भी समझना होगा हमें। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, बायोगैस प्लांट या गोबर गैस प्लांट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसका एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक। एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक, एक बड़ा सा टैंक जिसके अंदर में सारा मटेरियल फर्मेंट होता है, जिसके अंदर में बैक्टीरिया इजिली ग्रो कर रहा होता है। ये जो एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक होता है ये 10 से 15 फीट का एक बड़ा सा टैंक होता है। 10 से 15 फीट का टैंक होता है। इसको कंक्रीट से बनाया जाता है। कंक्रीट से बनाया जाता है ताकि ये काफ़ी सॉलिड हो, काफ़ी मजबूत हो, ताकि जब उसके अंदर में गैस बनेगी ना, तो गैस बनने के बाद में वो अपने कंक्रीट के डाइजेस्टर की वॉल्स पे प्रेशर लगाती है और वो प्रेशर में बर्स्ट ना हो जाए, फट ना जाए, इसीलिए उसको कंक्रीट मजबूती से बनाया जाता है। जनरली इसको अंडरग्राउंड रखा जाता है। अंडरग्राउंड इसलिए ताकि इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सके सॉइल से। जब उसके अंदर गैस बनने वाली होगी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर उसकी वॉल्स पे लगता है। अगर अंडरग्राउंड रहेगा तो ईजिली वो फटने वाला नहीं है या फिर उसकी वॉल्स में क्रैक नहीं पड़ेगा जल्दी से। ये हो गया हमारे पास में एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक, और इसी एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक में सारा मटेरियल फर्मेंट हो रहा होता है। एनारोबिक इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन सोर्स नहीं होता, इसको पूरी, इसकी वॉल पूरी तरह से कवर्ड होती है और पूरी एनारोबिक कंडीशन उसमें मेंटेन रहती है। एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक के ऊपर में एक फ्लोटिंग कवर लगा होता है। एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक के ऊपर में क्या लगा होता है? एक फ्लोटिंग कवर। ये फ्लोटिंग कवर एक हैवी मेटल से या फिर कंक्रीट से बना होता है। जनरली इसको हैवी मेटल से बनाया जाता है। और ये कहाँ पे रखा होता है? इस टैंक के माउथ के ऊपर रखा रहता है। ये जो एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक है इसके जस्ट माउथ पर ये फ्लोटिंग कवर रखा गया होता है। इस फ्लोटिंग कवर का काम होता है कि जब भी गैस का प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये फ्लोटिंग कवर फ्री होता है, ये धीरे धीरे ऊपर उठना स्टार्ट कर देता है। तो गैस के प्रेशर इंक्रीज होने पर जब टैंक में गैस बनने लगती है, उसका प्रेशर इंक्रीज होता है, तो फ्लोटिंग कवर ऊपर की तरफ, उस पर प्रेशर लगता है, वो ऊपर की तरफ इंक्रीज होने लगता है। और फ्लोटिंग कवर rises as the pressure of biogas increases. Pressure of biogas rises inside tank। जो हमारे पास टैंक है उसके अंदर बायोगैस का प्रेशर इंक्रीज होगा, जिससे फ्लोटिंग कवर राइज होना स्टार्ट कर देता है। फ्लोटिंग कवर कितना ऊपर उठ रहा है उससे ये भी पता लगता है कि प्रेशर कितना बन चुका है या फिर बायोगैस कितनी बन चुकी है, उसका मेजर करने में भी फ्लोटिंग कवर हेल्प करता है। फ्लोटिंग कवर के अंदर एक आउटलेट लगा होता है, एक आउटलेट पाइप लगा होता है फ्लोटिंग कवर के अंदर। अगर हम फ्लोटिंग कवर के अंदर बात करें तो एक आउटलेट पाइप होता है विद इन फ्लोटिंग कवर। जब गैस बहुत ज़्यादा बन जाएगी तो उसको बाहर निकालने के लिए, उस गैस को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक पाइप होना चाहिए। वो जो आउटलेट पाइप है वो डायरेक्टली इस फ्लोटिंग कवर से जुड़ा हुआ रहता है, जिससे हम जो बायोगैस बन रही है उसको कलेक्ट कर सकते हैं किसी कंटेनर में, या फिर जो नियर बाय स्टोरेज हाउस होगा जहाँ पे बायोगैस को हम कलेक्ट कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं, वहाँ पे उसको कलेक्ट किया जा सकता है। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं और जो बाकी कंपोनेंट्स हैं। चौथा कंपोनेंट होता है इनलेट।
चौथा कंपोनेंट होता है उसका इनलेट। भाई डाइजेस्टर टैंक में सारा काम चल रहा है, बट डाइजेस्टर टैंक में जो रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से तो फीड करना पड़ेगा ना, तो इनलेट वो सोर्स होता है जहां पे हम रॉ मटेरियल को फीड करते हैं जहां से। तो इनलेट क्या देता है, हेल्प्स फीड द रॉ मटीरियल इनटू द मेन टैंक। जो मेन टैंक है, डाइजेस्टर टैंक है, उसके अंदर में रॉ मटेरियल हमें फीड करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल हम किस फॉर्म में फीड करते हैं, रॉ मटेरियल के लिए हम एक स्लरी बना लेते हैं। स्लरी के अंदर में चीजें होती हैं जो एग्रीकल्चर का वेस्ट, जितना भी वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है, गांव में कैसा मटेरियल होगा, एग्रीकल्चरल वेस्ट के साथ में जो गोबर बनने वाला है, जो कैटल डंग यहाँ पे निकला है, वो भी हम उठाएंगे और इसमें कुछ पानी मिला देंगे, वाटर। इन सब का मिक्सचर बनने के बाद में ये कहलाता है स्लरी। और इसी स्लरी को हम इनलेट के थ्रू जो डाइजेस्टर टैंक है उसमें पुट कर देंगे, ताकि वो जाकर के वहां पे और ज्यादा रॉ मटेरियल वहां पे बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए प्रोवाइड किया जा सके। लास्ट कंपोनेंट होता है आउटलेट। इसका आउटलेट। अब आउटलेट का काम सिंपल, जैसा इनलेट का काम रॉ मटेरियल को अंदर भेजना था, एक बार जब फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा, फर्मेंटेशन कंप्लीट होने के बाद में जो रॉ मटेरियल था, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट था, शुगर रिच ऑर्गेनिक मटेरियल था, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है। अब एक बार वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा तो हमें जो बचा हुआ मटेरियल है, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो आउटलेट के थ्रू हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ स्पेंट स्लरी मतलब जिसका इस्तेमाल किया जा चुका है, जिसपे बैक्टीरिया ने पूरी तरह से फर्मेंटेशन अपना कंप्लीट कर लिया है। अब ये स्पेंट स्लरी कोई वेस्ट नहीं है, ये स्पेंट स्लरी खुद एक न्यूट्रिशन रिच सोर्स है। ये जो स्पेंट स्लरी है, इसमें सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। इस स्पेंट स्लरी को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एज बायो फर्टिलाइजर। अपनी खेती के अंदर में इसको बायो फर्टिलाइजर की फॉर्म में यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स काफी ज्यादा रिच होते हैं, सिंपल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको प्लांट्स डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें हो गई इसके कंपोनेंट की बात। अब हम एक डायग्राम के थ्रू इसको ड्रॉ करते हैं ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डायग्राम में सबसे पहले एक डाइजेस्टर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक बनाते हैं। ये एक बड़ा सा टैंक है, अंडरग्राउंड टैंक है, जिसकी हाइट 10 से 15 फीट होती है। इस टैंक के माउथ पे एक फ्लोटिंग कवर लगा होता है, मेटल का भारी सा एक कवर लगा के रखते हैं। ये मेटालिक कवर फ्लोटिंग होता है, मतलब ये पूरी तरह से अटैच्ड नहीं है, ये ऊपर की तरफ राइज कर सकता है। जब यहाँ पे प्रेशर बनेगा गैस का, जैसे जैसे प्रेशर बनेगा तो ये ऊपर की तरफ उठने लगेगा, और इससे हमें ये पता लगता है कि गैस का प्रेशर, कितनी ज्यादा गैस अंदर की तरफ बन रही है। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग कवर, फ्लोटिंग कवर। और ये हमारे पास में टैंक है, जिसकी अगर हाइट की बात करें तो 10 से 15 फीट इसकी हाइट रहती है, और ये अंडरग्राउंड जनरली बनाया जाता है। फ्लोटिंग कवर के अंदर में एक आउटलेट पाइप लगा होता है, जिससे कि हम गैस को कलेक्ट करते हैं। ये इस तरह का आउटलेट पाइप होता है। इस आउटलेट पाइप में प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए भी डिवाइस लगाया जाता है। आज के टाइम पे कितना प्रेशर अंदर बना हुआ है, उसको मेजर करने के लिए भी डिवाइस लगा सकते हैं। ये हो गया डाइजेस्टर टैंक। इस डाइजेस्टर टैंक में रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट है। रॉ मटेरियल यानी कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल हमें गांव से मिला है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, गोबर, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसके ऊपर में एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। इसके ऊपर में क्या ग्रो कर रहा है, एनारोबिक बैक्टीरिया। गोबर के अंदर में एक एनारोबिक बैक्टीरिया होता है जो इस प्रोसेस को एक्सलरेट करता है। उस एनारोबिक बैक्टीरिया का नाम है मिथेनोबैक्टीरिया या मिथेनोजन बैक्टीरिया। खास बात यह है कि ये मिथेनोजन बैक्टीरिया का प्रॉपर्टी होता है कि ये सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करके, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके मीथेन का फॉर्मेशन करता है। तो मिथेनोजन बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करके मीथेन का प्रोडक्शन करता है। मतलब अगर मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो ये इजिली मीथेन गैस, बायोगैस प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। ये मिथेनोजन बैक्टीरिया का सोर्स जो है वो गोबर होता है। कैटल का जो डंग होता है ना, गाय भैंस का जो गोबर होता है,
उसके अंदर में मिथेनोजन बैक्टीरिया भर भर के प्रेजेंट होता है, क्योंकि आपको पता है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कैटल्स के र्यूमन में, जो गाय भैंस होती है उनके र्यूमन में, स्टमक में सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में रहता है। तो जब वो गोबर करती हैं या फिर कैटल वेस्ट निकालती हैं तो उनके गोबर में भी मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट होता है। इससे फायदा ये होता है कि जो गोबर हम रॉ मटेरियल की तरह यहाँ पे यूज कर ही रहे थे, गोबर तो रॉ मटेरियल भी है यहाँ पे, और रॉ मटेरियल के साथ में वो बैक्टीरिया भी प्रोवाइड करता है, उसके अंदर में मिथेनोजन बैक्टीरिया भी होते हैं। तो गोबर यहाँ पे रॉ मटेरियल होने के साथ में इनोक्यूलम का भी काम करने लगता है। रॉ मटेरियल की तरह तो काम करता ही है, लेकिन इनोक्यूलम यानी जिसमें पहले से बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो ऐसे मटेरियल को स्टार्टिंग मटेरियल या फिर इनोक्यूलम बोलते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया एनारोबिकली ग्रो करेगा और बनाएगा मीथेन, बनाएगा मीथेन के साथ CO2 भी बनता है, H2S भी बनता है, हाइड्रोजन भी बनता है, एटसेट्रा। तो ये पूरे मिक्सचर ऑफ गैस को अपने बोलेंगे बायो गैस। लेकिन जैसे जैसे ये वर्क कंप्लीट होता रहेगा, जो रॉ मटेरियल है वो भी तो कम होता जाएगा, रॉ मटेरियल धीरे धीरे यूज होता जाएगा। तो रॉ मटेरियल को वापस से फीड करने के लिए हमारे पास एक इनलेट होता है, जहां से हम नया स्लरी, नया ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, नया रॉ मटेरियल डाल रहे होते हैं। तो ये हमारे पास में इनलेट है, इनलेट, यहां से हम नया रॉ मटेरियल इसके अंदर फीड कर रहे होते हैं। एक बार जब काम कंप्लीट हो गया, एक बार जब पूरा बायोगैस बन गया, तो जो रॉ मटेरियल था वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका होता है। अब रॉ मटेरियल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आने के बाद में उसको बाहर रिमूव करना होता है। तो रॉ मटेरियल को हम रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पेंट स्लरी। रॉ मटेरियल को हम निकालते हैं फ्रॉम आउटलेट। आउटलेट में हम स्पेंट स्लरी को निकालने वाले हैं, स्पेंट स्लरी। जितना भी बचा हुआ मटेरियल है, सिंप्लीफाइड मटेरियल है, आफ्टर पूरी तरह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन कंप्लीट होने के बाद में हम यहाँ पे मटेरियल को कलेक्ट कर लेंगे। ये जो स्पेंट स्लरी है, इसका कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको हम बायो फर्टिलाइजर की फॉर्म में, न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइजर की फॉर्म में सॉइल में डाल सकते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को, प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए इस तरह से इसका भी इस्तेमाल हम किया जा सकता है। तो ये पूरा जो टैंक है इसको बोलते हैं गोबर गैस प्लांट, क्योंकि इसमें गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। गोबर यहाँ पे रॉ मटेरियल और मिथेनोजन बैक्टीरिया दोनों प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर गोबर गैस प्लांट की बात करें तो गोबर गैस प्लांट इंडियन विलेजेस में जो इसका कॉन्सेप्ट था, सबसे पहली बार इंडियन विलेजेस में इसका जो कॉन्सेप्ट था वो हमारी 2 एजेंसीज ने इंट्रोड्यूस किया था, जिनका नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC,